हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, कृपया मेरी आवाज़ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। नहीं आ रही है आवाज़। फिनिश करना है क्या मुझे? नहीं। हेलो सेल्फी तो आ रहा है, सामने कैमरा मोड़ दिया अपनी ओर। हाँ, वो तो बैठी है सामने, आप लोगों को दिख रही हैं क्या? तो मुझे तो दिख ही नहीं रहा सह शिक्षा इस ग्रुप में कुछ। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, रिफ्रेश करो, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा। चलो बोलो जरा कुछ। हेलो हेलो, ओके। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही? हाँ, बढ़िया। तुम शुरू करो, नमस्कार करके। नमस्कार, मैं शुरुआत करूं क्या? हाँ यार, कर दो। अब क्या हुआ, वन वे है, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। ओके। सबसे पहले मैं सह शिक्षा समूह को धन्यवाद देती हूँ, विशेष रूप से इस समूह के संस्थापक सम्माननीय डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी को, जिन्होंने इस मंच पर व्याख्यान श्रृंखला की पहल के माध्यम से अकादमिक चर्चा शुरू करने की योजना को मूर्त रूप दिया। और वास्तव में ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इसका आरंभ मेरे व्याख्यान से हो रहा है। यद्यपि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है मेरे लिए, जिसके निर्वहन में आप सबके सहयोग के लिए, इस समूह के सभी सदस्यों तथा इस लाइव मंच से जुड़े सभी साथियों के सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। साथियों, सह शिक्षा समूह द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला का उद्देश्य विभिन्न विषयों पर परस्पर बातचीत और आदान प्रदान के माध्यम से अधिक लोगों को अकादमिक चर्चा में भाग लेने के लिए जोड़ना, इसमें सहज और सरल तरीके से विषयों को समझने और उस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। साथ ही लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय जैसे संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयाम, मातृभाषा में शिक्षण प्रशिक्षण की चुनौतियाँ, ऑनलाइन शिक्षा और इसकी समान उपलब्धता, सर्व शिक्षा का लक्ष्य, रोजगार परक
शिक्षा, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आगे आने वाले व्याख्यानों में चर्चा होगी। किसी भी देश की उन्नति वहाँ की शिक्षा प्रणाली और उसकी सर्वसाधारण तक पहुँच और उपलब्धता पर निर्भर करती है। आज आंकड़ों की बात करें तो अशिक्षित लोगों में 2/3 स्त्रियां हैं। आधुनिक शिक्षा में हमारे देश में स्त्री शिक्षा की बात करें तो पहला नाम महाराष्ट्र की नायगांव में जन्मी सावित्रीबाई फूले का आता है, जो आधुनिक भारत की प्रथम शिक्षक हैं, जो समाज में दलित और स्त्री दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सावित्रीबाई फूले की 1854 में लिखी हुई यह कविता भारतीय नारीवाद की समृद्ध और सामर्थ्य की परिचायक है। जाओ बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो, ज्ञान के बिना और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो। तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ दो। सामाजिक समानता, शिक्षा और स्त्री की जातिगत बंधनों से मुक्ति की चुनौती को अपना स्वर देती सावित्रीबाई फूले की ये कविता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज की चर्चा का विषय शिक्षा, लैंगिक समानता और नारीवाद इस बात को प्रमाणित करता है। इस चर्चा को सरल बनाने के लिए इसे 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, भारत में स्त्री और आधुनिक शिक्षा के आरंभ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा, स्त्री शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु। तीसरा, नारीवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न। चौथा, विश्व में सहशिक्षा का स्वरूप। और पांचवा, सहशिक्षा और साहचर्य। लगभग 200 वर्ष पूर्व भारत में शिक्षा को लेकर एक सर्वे किया गया था। 1820 में बॉम्बे और मद्रास प्रोविंस में स्वदेशी शिक्षा की स्थिति पर किए गए इस सर्वे में सार्वजनिक स्कूलों में किसी भी लड़की का नाम नहीं था। यद्यपि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में मिशनरी शिक्षा द्वारा स्त्रियों को शिक्षा देने के प्रयास हुए और स्त्रियों के लिए मिशनरी स्कूलों की स्थापना बंगाल के चिंसुरा में 1818, सेरमपुर में 1819 में और मद्रास में 1819 में हुई। सामाजिक अस्वीकृति के बावजूद 1829 तक कलकत्ता में और आसपास के इलाकों में लगभग 30 स्कूल स्थापित हुए और जिनमें 600 छात्राओं ने पढ़ना शुरू किया। इनमें पढ़ना, लिखना, अंकगणित, पर्यावरण शिक्षा, सामान्य ज्ञान, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की शिक्षा दी जाती थी। हालांकि 7वीं तक की ही पढ़ाई होती थी, क्योंकि उसके बाद लड़कियों के विवाह के लिए पढ़ाई बंद हो जाती थी। 1850 तक इन मिशनरी स्कूलों की संख्या बढ़कर 354 तक पहुंच गई, जिनमें 11,500 लड़कियां पढ़ती थीं और 91 बोर्डिंग स्कूलों में लगभग 2,500 अपनी भाषाओं में शिक्षा ग्रहण करती थी। इन मिशनरी स्कूलों का योगदान आदिवासी और निम्न वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मिशनरी शिक्षा का प्रभाव सीमित रहा। भारतीय समाज सुधारकों ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई। ज्योतिबा फूले, अगरकर, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ गांगुली, रमाबाई रानाडे, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। और 1845 में लड़कियों के प्रथम स्कूल विद्यार्थियों के साहित्यिक और वैज्ञानिक समूह द्वारा मद्रास में खोला गया, जबकि पूर्णतः स्वदेशी पहल से प्रथम स्कूल ज्योतिबा फूले ने 1848 में खोला, जो मांग और महार लड़कियों की शिक्षा के लिए था। बाद में बंगाल, गुजरात में भी स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। रमाबाई रानाडे ने स्त्रियों के लिए 1908 में बॉम्बे और पूना में सेवा सदन की स्थापना की, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल की सुविधा भी थी। सेवा सदन एक आंदोलन बन गया। इसी तरह गुजरात में भी वनिता आश्रम की स्थापना हुई।
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का उद्भव भी इसी सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम है। भारत रत्न समाज सुधारक महर्षि केशव ढोंडो कर्वे इसकी शुरुआत विधवाओं को उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए बनाए गए आश्रम से की, जिसमें टीचिंग और नर्सिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाता था। एक शिक्षित स्त्री में अपार सामर्थ्य होती है और ये एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का मोटो सिद्धांत बन गया। दूसरे चरण में हम महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदुओं की बात करते हैं। 19वीं सदी की बात करें तो इस दौरान स्त्री शिक्षा को लेकर सरकार की शिक्षा नीति और प्रोग्राम के संबंध में 1854 का वुड्स डिस्पैच, जो सर चार्ल्स वुड्स के नाम पर था, महत्वपूर्ण है। इसकी रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि महिला शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। डिस्पैच गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। साथ ही इसने घर में दी जाने वाली जनाना शिक्षा व्यवस्था को व्यापक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत लाने की भी सिफारिश की, लेकिन वित्तीय सहायता के बावजूद शिक्षा के प्रसार में कुछ ज़्यादा गति नहीं आई। 1881 में हंटर आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि 100 लड़कों के अनुपात में केवल 6 लड़कियों ने प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लिया। अधिकतर इन लड़कियों का अनुपात लगभग 98% था। ये शिक्षण व्यवस्था से बाहर थी। हंटर आयोग ने भी वुड्स डिस्पैच के सुझावों को दोहराया। साथ ही इस आयोग ने महिला शिक्षकों के अभाव को देखते हुए इसने कई सुझाव दिए, जिनमें एक था कि स्कूल मास्टर की पत्नी को शिक्षक के रूप में शामिल किया जाए, दूसरा था कि विधवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए और तीसरा था कि टीचर बनने की इच्छुक लड़कियों को स्कॉलरशिप या वित्तीय सहायता दी जाए। इस तरह 19वीं सदी के इन बहुस्तरीय प्रयासों से 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में लड़कियों के लिए 12 कॉलेज, 467 माध्यमिक तथा 5628 प्राथमिक स्कूल खोले गए, जिनमें लगभग 44 लाख से भी अधिक छात्राएं पढ़ती थीं। 20वीं सदी के आरंभ में 1913 और 1919 के रेजोल्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने स्त्रियों के लिए पूर्व के आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों को दोहराया। जो हंटर कमीशन और वुड्स डिस्पैच था, उनके सुझावों को बार बार दोहराया गया। साथ ही प्रशिक्षण स्कूल खोलने, गरीब लड़कियों को स्कॉलरशिप देने, ज़रूरतमंद लड़कियों को फीस में रियायत की भी सिफारिश की गई और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता और वित्तीय अनुदान को बढ़ाने पर बल दिया गया। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य शिक्षण सामग्री को लेकर था, जिसे लेकर भी दस्तावेजों में दुविधा मिलती है। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन ने लड़कों और लड़कियों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया और ये माना गया कि लड़कियों के लिए कठिन शिक्षा उपयुक्त नहीं है और लड़कियों के लिए एक अलग शिक्षा होनी चाहिए जो लड़कों से भिन्न हो, जिसमें संगीत, स्वच्छता, मातृभाषा, अंग्रेजी इस तरीके के विषय जोड़े गए और ये कहा गया और माना गया कि ये लड़कियों की प्रकृति के अनुकूल है, स्त्रियों की प्रकृति के अनुकूल है। हालांकि बाद में नर्सिंग, टीचिंग और मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया और लड़कियों को नौकरी देने के लिए भी आगे लाने के लिए इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण हुआ। हालांकि इन क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने का मुख्य कारण उच्च जाति की महिलाओं का पुरुष डॉक्टरों से इलाज करवाने से इनकार करना और पुरुष टीचर की उपस्थिति में लड़कियों की शिक्षा में पुरुष टीचर की जो उपस्थिति थी वो लड़कियों की शिक्षा में बाधा थी। इन सारी बातों के मद्देनज़र लड़कियों को इन क्षेत्रों में टीचिंग, नर्सिंग और चिकित्सा क्षेत्रों में
आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया। वास्तव में ये व्यवसाय स्त्रियों के घर परिवार में किए जाने वाले कार्यों के विस्तार के रूप में देखे गए और स्त्रीवत गुण के विरुद्ध नहीं पाया गया। इसके अलावा भाषा माध्यम, किस माध्यम में स्त्रियों को शिक्षा दी जाए, ये भी एक बहस का मुद्दा था। हालांकि ज्योतिबा जो समाज सुधारक जैसे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अगरकर, रामाबाई रानाडे, इन सभी ने स्त्रियों के पत्नी और माँ के अलावा अन्य भूमिकाओं की वकालत की। हालांकि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा को एक सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखा गया और इसलिए शिक्षा को कॉन्करेंट सूची में लाया गया, जिसे राज्य और केंद्र दोनों आवश्यकतानुसार शिक्षा के क्षेत्र में और दोनों समय पर इसमें परिवर्तन कर सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना से शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद साक्षरता और स्त्री पुरुष के शैक्षिक स्तर में अंतर बना रहा। 1952 में एक महत्वपूर्ण समिति गठित की गई और वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि उसने थोड़ा अलग हटकर बात की और ये हंसा मेहता के नेतृत्व में इस समिति का गठन हुआ था, जिसने महत्वपूर्ण दखल देते हुए कहा कि स्त्री पुरुष के बीच मनोवैज्ञानिक अंतर का कारण शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति है। यद्यपि बाद में कुछ कारणों से समिति ने कहा और इसको अपने रिपोर्ट में थोड़ा बदलाव लाया और कहा कि सामाजिक परिवर्तन में समय लगता है, ये अचानक से होने वाली चीज़ नहीं है और इसलिए स्त्रियों की भूमिका में अंतर को स्वीकार करने की आवश्यकता है, कम से कम कुछ समय तक। बाद में 1974 में एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार की टुवर्ड्स इक्वालिटी ने स्त्री शिक्षा के लक्ष्य को स्पष्ट एजेंडे के साथ रखा। साथ ही 70 के दशक के महिला आंदोलनों के प्रभाव से भी बाद में 7वें और 8वें पंचवर्षीय योजनाओं ने लैंगिक समानता को स्थापित करने में शिक्षा को एक आवश्यक साधन के रूप में माना। इनमें मुख्य तौर पर 2 आवश्यक बिंदु थे। पहला, लड़कियों की शिक्षा जारी रखना, उनकी ड्रॉप आउट में कमी आना, और दूसरा शिक्षण सामग्री को लेकर था, जिसमें कि स्त्री और पुरुष को स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया जाता है। तो किस तरह से ये प्रशिक्षण की सामग्री इन स्टीरियोटाइप से मुक्त हो, और इसलिए सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ इन योजनाओं में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के पुनर्गठन पर जोर दिया गया। लड़कियों की उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को नज़रअंदाज नहीं करना, लड़कियों को विज्ञान तथा तकनीकी कैरियर लेने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया। शिक्षा की चुनौती दस्तावेज में 21वीं सदी के लिए शिक्षा के माध्यम से समाज में स्त्रियों की समानता के प्रश्न को संबोधित करने की बात पर भी बल दिया गया। उन संरचनाओं और रवैये को बदलने की बात की गई जो अब तक स्त्रियों की समानता में बाधक रहे हैं, और ये संरचनाएं उन पितृसत्तात्मक मूल्यों और विचारधारा के पोषक हैं जो स्त्री को पराधीन बनाते हैं। वास्तव में ये पितृसत्ता एक ऐसी विचारधारा है जिसके शिकार पुरुष और स्त्री दोनों। यहाँ एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी, और उदाहरण क्या, ये हमारी प्रिय जो कमला दीदी हैं, कमला भसीन जी हैं, जिन्होंने बहुत सरल और सहज भाषा में नारीवाद क्या है, फेमिनिज्म क्या है, और इसको हम कैसे अपने रोज़मर्रा के उदाहरणों से, रोज़मर्रा की गतिविधियों से समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगी, वो शायद ज़्यादा सरल होगा इस चीज़ को समझने के लिए, कि जैसे कि एक बच्चा है, जब वो घर आता है और रोते हुए घर आता है और कहता है कि मुझे मारा, किसी ने मार दिया मुझे,
और रोता है वो और चाहता है कि वो उसके माता पिता उसको इस हिंसा से बचाएं या उसको उसके इस इमोशन का सम्मान करें। बदले में माता पिता उसे एक और थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अरे क्या लड़की की तरह से रो रहा है, तुझे भी मारा उसे, तूने क्यों नहीं मारा, ऐसे वापस घर आ गया। यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हम किस तरीके से एक छोटे से बच्चे के अंदर भेदभाव, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कि क्या एक लड़के के लिए ज़रूरी है, क्या एक लड़की के लिए ज़रूरी है, जो और दूसरी चीज़ कि ये इन जो नॉर्मेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी है, ये छोटे से बच्चे में परिवार से, उसके माता पिता से, घर से ही आती है। दूसरी चीज़ उसे ये पता चलती है कि कुछ मूल्य जो एक लड़के के अंदर देखे जा रहे हैं या लड़के के अंदर एक ज़रूरी आवश्यकता के रूप में देखे जा रहे हैं कि उसे हिंसा करनी चाहिए, कि उसे रोना नहीं चाहिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो घर परिवार उसके लिए बहुत ज़्यादा भी एक एजेंट है। और उस छोटे से बच्चे में हम किस तरह से भेदभाव की भावना, किस तरह से हम ये पैदा करते हैं कि वो कुछ चीज़ें कर सकता है, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता है, वो इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और हिंसा को बढ़ावा देना, लड़की होने के नाते वो हिंसा कर सकता है। आज हमारे सामने सुदीक्षा जैसे होनहार लड़की को हमने खो दिया है। कहीं ना कहीं घर परिवार समाज से ही ये हिंसा की भावना, ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में भेदभाव, लड़कों की अपेक्षाएं अलग, लड़कियों से अपेक्षाएं अलग, और एक अपेक्षा को ज़्यादा तरजीह देना, ज़्यादा उस पर मूल्य की स्थापना करना दूसरे की बनस्पत, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें जो हम 19वीं शताब्दी में देख रहे थे, आज हम उन सारे मुद्दों की हम अभी भी वही बात कर रहे हैं। हम स्त्री शिक्षा की बात हो, लैंगिक असमानता की बात हो, हम वहीं खड़े हैं। अब मैं तीसरे बिंदु पर आती हूँ, नारीवाद और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। 1792 में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने समाज में स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चलाया, और उनकी किताब भी है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। उसमें उन्होंने एक बहुत साफ तरीके से चीज़ ये कही कि आई डू नॉट विश विमेन टू हैव पावर ओवर मेन बट ओवर देमसेल्व्स। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए मैं ये कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। कुछ इस संबंध में कुछ बड़े ही सहज प्रश्न हैं, और जब हम नारीवाद की बात करते हैं, हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो ये बहुत सहज शब्द नहीं है, ये बड़ी असहजता लाता है। तो आज और बहुत सारे तर्क भी दिए जाते हैं कि आज महिलाएं तो हर क्षेत्र में हैं, उन्हें हर अवसर मिल रहे हैं, हर जगह वो पहुंच चुकी हैं, फिर ये सब स्त्रीवाद, नारीवाद, ये क्यों? इसकी बात, ये एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर निषेध है और उसे इस तरह स्वीकृत नहीं मिल पाई है जैसी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बृहद समाज में इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि इसे ये मानना चाहता है कि ये पाश्चात्य सभ्यता से आया हुआ चीज़ है, कोई एक नई विचारधारा है, नया टर्म है, इसका हमारे देश से कोई मतलब नहीं है। जबकि हमने देखा कि किस तरह से हमारी ही अपनी महिलाओं ने 200 साल पहले किस तरह से वो आगाज़ किया, वो बुलंद स्वर से उन्होंने उस असमानता, उस शोषण की बात की और उसको स्वीकार नहीं किया। तो इस शब्द की स्वीकृति इस 200 साल बाद नहीं आई है, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं
हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, और इसकी प्रासंगिकता और अपरिहार्यता पर मैं एक छोटे से उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहूँगी, अपनी बात रखना चाहूँगी। हमने हाल ही में एक शोध पूरा किया जिसमें नगर सेविकाओं के आख्यान हमने रिकॉर्ड किए। ये मुख्यतः उनके राजनीतिक यात्रा, उनके अनुभवों, उनकी संघर्षों, उनकी चुनौतियों पर आधारित थे। आज वैसे तो महानगर पालिका में पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं और लगभग हर राजनीतिक दल से महिला प्रतिनिधित्व, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं हर राजनीतिक पार्टी में, कम से कम महानगर पालिका के स्तर पर। लेकिन महत्वपूर्ण है कि क्या ये महिलाएं एक समान सक्रिय राजनीतिक स्थान में प्रवेश कर सकी हैं? महत्वपूर्ण समितियों में अध्यक्ष पद पर महिला का चयन क्यों नहीं किया जाता है? उनके द्वारा दिए गए सुझाव या परामर्श के साथ दोहरा बर्ताव क्यों होता है? सामान्य तौर पर बिना आरक्षण के महिला का राजनीति में प्रवेश बहुत सीमित और चुनौतीपूर्ण है। ये सच्चाई देश की सबसे समृद्ध और प्राचीन शहरी इकाई महानगर पालिका की है, जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है और महिला प्रतिनिधित्व लगभग 60% है। जहां महिलाएं अधिकता में हैं, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व आधे से भी ज़्यादा है, कि वहाँ की सच्चाई है। ज़रा सोचिए, राजनीति में महिलाओं की स्थिति उच्च स्तर पर क्या होगी? मेरा प्रश्न है, क्या महिलाएं वाकई समान हैं और उन्हें अपने चुने हुए क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समान अवसर बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हैं? अगर नहीं, हम किस समानता की बात कर रहे हैं? क्या हमारा संविधान इस भेदभाव और असमानता की स्वीकृति देता है? नहीं, बल्कि संविधान में तो सकारात्मक भेदभाव का प्रावधान है, और जिसके तहत राजनीति में महिला आरक्षण न सिर्फ आवश्यक है बल्कि महिलाओं के अनुभवों के आधार पर अपरिहार्य है। यहाँ महत्वपूर्ण है समानता और डिफरेंस वर्सेस सेमनेस डिबेट। इस बहस के महत्व को समझना, महिला और पुरुष के अंतर को स्वीकार करते हुए समानता की बात करना। नारीवाद एक संकीर्ण एकल विचारधारा न होकर एक प्लूरल आइडियोलॉजी है, बहु विचारधारा है। फेमिनिज्म हम कहते हैं, ये एक प्लूरल आइडियोलॉजी है। हम एक फेमिनिज्म की बात नहीं करते, फेमिनिज्म जो स्त्री अधिकार, सम्मान, सशक्तिकरण के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था के शोषण, अन्याय, असमानता के खिलाफ आवाज उठाती है। यह एक विचारधारा है, एक आंदोलन है जिसमें स्त्री, पुरुष, तीसरा जेंडर सब एक साथ हैं। जाति, वर्ग, धर्म, देश, हर प्रकार की पितृसत्ता के खिलाफ। मैं अगले चरण में चौथे बिंदु पर आती हूँ, विश्व में सहशिक्षा की स्थिति। हम देखें, 19वीं सदी तक ज़्यादातर देशों में एकल शिक्षा की परंपरा थी। इसके बाद ही कई संस्कृतियों में सहशिक्षा देखने को मिलती है। देश में ज़्यादा एकल शिक्षा का प्रचलन रहा। यद्यपि दोनों तरह की व्यवस्थाओं के अपने फायदे या नुकसान हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से सहशिक्षा का प्रचलन देखने को मिलता है। मास एजुकेशन, जन शिक्षा के साथ सह शिक्षा का प्रचलन कई देशों में बढ़ा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अमेरिका में सह शिक्षा थी। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर पब्लिक स्कूलों में सार्वभौमिक शिक्षा आवश्यक कर दी गई थी। 1917 में सह शिक्षा सोवियत यूनियन में आवश्यक की गई। 20वीं सदी के अंत तक ये संपूर्ण विश्व ने अपनाई। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक दशक पहले तक केवल कुछ देश ही ऐसे थे जहां 1 से 2% से अधिक एकल स्कूल थे। कुछ अपवाद स्वरूप जहां 10% से अधिक एकल स्कूल मौजूद थे। इन देशों में बेल्जियम, सिंगापुर, यूके, हांगकांग, इजराइल, न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा अधिकतर मुस्लिम देश। एकल स्कूलों की संख्या में भारी गिरावट आई है, सरकारी और निजी दोनों में। ज़्यादातर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सह शिक्षा को ही प्रोत्साहन दिया जाता है। महिला स्कूल कॉलेजों की अपनी भूमिका रही है स्त्री शिक्षा में। सिर्फ महिला स्कूल और कॉलेजों की महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने, भेदभाव के बिना निडरता से अपने सपने पूरे करने में सहायक होता है। जिस SMDT विश्वविद्यालय की भी बात करें तो ये महिलाओं को एक अपना स्थान, एक स्पेस देता है जिसमें वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी स्टीरियोटाइप के आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि इस मामले में विभिन्न शोध अध्ययनों के आधार पर व्यापक तौर पर ये कहा जा सकता है कि दोनों ही तरह की प्रणाली में वास्तव में 3 लोगों की भूमिका, सहयोग और उनके निजी अनुभव महत्वपूर्ण हैं, जिसमें शिक्षक, माता पिता और बच्चों की भागीदारी और उनके अनुभव महत्वपूर्ण हैं। साथ ही आज विभिन्न चुनौतियों और उनके समाधान में इनकी भूमिका, इन तीनों मुख्य स्टेक होल्डर्स की भूमिका और अनुभव कैसे हैं, जैसे लड़कियों की सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक दबाव, तनाव, हिंसा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा और लैंगिक समानता के संबंध में इन तीनों स्टेक होल्डरों, माता पिता, शिक्षक और बच्चों की अनुभव, राय और भूमिका महत्वपूर्ण है। अंत में सह शिक्षा और साहचर्य पर संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहूँगी। जहाँ तक सह शिक्षा और साहचर्य की बात है तो साहचर्य को वृहद अर्थों में हम समझ सकते हैं। ये साथ साथ चलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है परस्पर सम्मान की भावना रखना, सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे की विभिन्नता को स्वीकार करना कि हम अलग हैं किंतु समान हैं। असहमति के लिए भी स्थान होना। आप एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन हर किसी के मत का, हर किसी की राय का सम्मान करना चाहिए। हम एक दूसरे से अग्री और डिसएग्री हो सकते हैं, बट दूसरे की राय को गलत या सही ठहराने वाले हम नहीं हो सकते हैं। इसलिए असहमति के लिए स्थान देना ये भी बहुत आवश्यक है। और ये सारे मूल्य हमें हमारे संविधान से मिले हैं। संविधान में उल्लिखित हैं ये सारे लोकतांत्रिक मूल्य, और यही लोकतांत्रिक मूल्य नारीवाद का आधार है। इन मूल्यों को स्थापित करने में हमारे लिए सह शिक्षा, साहचर्य महत्वपूर्ण है। सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है। इसमें सभी के लिए अवसर बिना हिंसा और भेदभाव के। अंत में लैंगिक समानता के लिए बहुस्तरीय प्रयास आवश्यक है। अब इसे सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में, जहां बहुत सारे, एक तरफ हम सुनते हैं बहुत सारे हिंसा हो रहे हैं, स्त्रियों के साथ में बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं जो उनको, उनकी असमानता, उनके शोषण, उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन साथ ही कुछ सीमित अर्थों में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन की स्थिति ने साहचर्य को भी कहीं न कहीं बढ़ावा दिया है। साथ में किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक ही स्पेस को शेयर करते हुए आप किस तरीके से एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के कार्यों का
सम्मान करते हैं, और ये मुझे लगता है सीमित अर्थों में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन में ये भी हुआ है, ये भी सुनने में आ रहा है कि किस तरीके से इसने भी एक भूमिका अदा की है सामंजस्य स्थापित करने में, साहचर्य को बढ़ाने में। जैसा कि मैंने कहा कि लैंगिक समानता के लिए बहुस्तरीय प्रयास आवश्यक हैं, जिसमें उस अंतिम बच्चे तक जो सुदूर गांव में जाति, वर्ग और जेंडर के दोराहे, तिराहे और बहुराहे पर है, वो शिक्षा उपलब्ध। ऐसी शिक्षा जिसमें गहन सोच विचार की क्षमता, आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त हो। प्रश्नों के साथ मैं विराम लूंगी। इन लक्ष्यों को पूरा करने में ऑनलाइन शिक्षा कहाँ तक सहायक है और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? रोजगार की प्रकृति और प्रकार बहुत तेजी से बदल रहे हैं। शायद आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जो हमारे समक्ष आज रोजगार हैं, रोजगार के प्रकार हैं, ये भी नहीं रहने वाले हैं। बहुत तेजी से इन सब चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, और हमारी शिक्षा कितनी सक्षम है इन चुनौतियों को आगे बढ़ाने के लिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए। शिक्षा और रोजगार में दूरी को कैसे घटाया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ मैं विराम दूंगी। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार। अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, या आप अपने विचार रख सकते हैं, कुछ इसमें जोड़ सकते हैं। एक बार फिर इस सह शिक्षा साहचर्य समूह के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद।